जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग आप मतलब सभी लोग जानते हैं कि हम पिछले क्लासेस में आपका अरब अटैक को पढ़ चुके थे और फिर तुर्क अटैक को हम लोगों ने पढ़ा। और तुर्क अटैक के बाद में मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी आया, ठीक है। और मोहम्मद गोरी भी एक तुर्क आक्रमणकारी था भारत में। और गोरी के क्या क्या अभियान रहे, कैसे कैसे उसने भारत में आपका जो अभियान किए, या किस तरह से उसने एक वहां पर आपका यल्दौज और कुबाचा थे, तो 4 लोग थे, आप सब लोग जानते हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो शुरू करें आज की क्लास को। आज की क्लास में देखो, अगले जो कुछ थंबनेल्स होंगे ना टॉपिक्स के, वो आपको कुछ नाम से मिलेंगे। तो कई बार तो ऐसा होगा हम उस क्लास में आपका शायद 3 4 5 शासकों को कवर करें, लेकिन जहां से हम शुरू करेंगे और जहां तक पढ़ेंगे प्रयास करेंगे कि आपका उन चीज़ों को हम उस क्लास में कवर कर लें। जैसे आज हमारा रहेगा, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे गुलाम वंश को। और गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होगा। और फिर हम क्रम से चलेंगे, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, बहुत धीरे के साथ में समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, तो थम्स अप कर दीजिए एक बार। जी हाँ, हम बहुत ध्यान से सुनने को और पढ़ने को तैयार हैं। और जिसको मैं लिखा करूं उसको आप भी लिखा करें। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, यही हमारा टॉपिक रहेगा, दिल्ली सल्तनत। अगर मैं आपसे पूछूं हम दिल्ली सल्तनत से हम क्या समझते हैं, देखो गोरी आया तो गोरी तो चला गया। अब गोरी के बाद में दिल्ली वाले क्षेत्र पर कंट्रोल हम सब ने जाना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का था। तो ऐबक ने भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस सेंटर पर आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग शासन करते रहे। जैसे गुलाम आए, खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, आपका लोधी आए। तो हमारे 5 ऐसे वंश हुए जो दिल्ली सल्तनत पर हुए। तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ 5 वंश ही क्यों भैया, आपका मुगल्स को दिल्ली सल्तनत में क्यों नहीं रखा जाता? तो आप सब लोगों को जानना चाहिए कि जो मुगल थे उनका हेडक्वार्टर या उनका सेंटर हो गया था आगरा। दिल्ली उनका सेंटर नहीं रहा था। इसीलिए मुगलों का जो केंद्र है उसको दिल्ली ना मान करके क्या माना गया है, आगरा माना गया है। इसलिए दिल्ली सल्तनत में कितने हैं, हम सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो 5वां वंश था आपका लोधी वंश, लोधी वंश का खात्मा करके आपका मुगल इस देश में आए थे। तो हम जो अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे आने वाला हिस्ट्री जो हमारा होगा वो होगा, बताओ गौरी की डेथ कब हुई है? तो 1206 में गौरी की डेथ हुई। और 1206 से लेकर के जब तक पानीपत का पहला युद्ध नहीं हो जाता, 1526 एडी, ये जो टाइम है ये दिल्ली सल्तनत का टाइम है। इसको हम बोलेंगे दिल्ली सल्तनत, DS4 दिल्ली सल्तनत। कितने ईयर्स हो गए टोटल? अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने वर्षों का हिस्ट्री हो गया टोटल, तो आप कहेंगे यहां पर हम पढ़ने वाले हैं 320 वर्षों का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ 320 ईयर्स। और 300 वर्षों का इतिहास, ये किसका इतिहास है? ये दिल्ली पर जो राजवंश हुए उनका इतिहास है। यानी दिल्ली सल्तनत का मैं आपसे काल पूछूंगा तो आप हमें कहेंगे 1206 से 1526 तक। और इस 320 सालों में जो डायनेस्टी ने रूल किया है, उन डायनेस्टी की संख्या है 5। कौन कौन सी हैं? पहले बेसिक जान लें इसका थोड़ा सा। क्या बोलेंगे? यहां पर आप लिखना, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। दिल्ली सल्तनत, सल्तनत में 5 वंश हुए, 5 वंश हुए। देयर वर 5 डायनेस्टीज, देयर वर 5 डायनेस्टीज इन दिल्ली सल्तनत। DS ये लिख लेना है ना। दिल्ली सल्तनत कौन कौन से हुए जी, क्या क्रम है? तो आप कहेंगे बड़ा आसान सा एक क्रम बनता है। पहला आता है आपका गुलाम, यानी कि गुलाम डायनेस्टी थी, ठीक है। दूसरे आए आपका खिलजी, अर्थात खिलजी डायनेस्टी थी। तीसरे आए इस पे तुगलक। तुगलक। चौथे इस पे आए सैयद।
सैयद। जो अलग अलग वंशों के होंगे हम सबके बारे में जब वहां जानेंगे तो सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। और पांचवा और अंतिम कौन सा है? वो लोदीज थे। लोदी, लोदी डायनेस्टी। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है, तो आप सबका आंसर आना चाहिए कि भैया दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है वो गुलाम वंश है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन? लोदी वंश है। तो जो सबसे पहले गुलाम वंश ने आपका रूल किया तो कब से कब तक थे? 1206 से लेकर के और 1290 तक थे। तो कितना ईयर्स हुआ टोटल? यहाँ पर हम आपसे पूछें ये टोटल कितने ईयर्स हुए, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर ये बन गए आपका 80 और -4 यानी कि 76 ईयर्स हो गए या 86 ईयर्स हो गए, बताओ कितने ईयर्स हुए? तो आप कहेंगे ना 86 हुआ आपका भैया, ये हो गया 84 ईयर्स। 10 इससे से माइनस और 4 उधर से माइनस, इतने तो जोड़ घटाने जानते होंगे। हाँ जी। फिर आते हैं खिलजी। गुलाम वंश का खात्मा करके खिलजी आएंगे दिल्ली की सल्तनत पर 1290 से 1320। 1290 से 1320 कितने ईयर्स हुए? तो आप कहेंगे 30 ईयर्स। तुगलकों की अगर हम बात करें वो रहेंगे 1320 से लेकर के 1414, यानी हम कहेंगे ये रहेंगे 94 ईयर्स। 94 ईयर्स। सैयदों की अगर हम बात करें 1414 से 1451 तक, टिल 1451, ये अगर हम बात करेंगे टोटल कितना हो गया? तो आप कहेंगे ये हो गए 37 ईयर्स। लोदी की अगर हम बात करते हैं तो 1451 टू 1526, यानी हम आपसे बात कर सकते हैं टोटल ये हो गए 75 ईयर्स। तो फटाफट से आंसर करें कि सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासनकाल रहा। ये बेसिक से क्वेश्चन की समझ आपको होनी चाहिए। क्या बोलेंगे आप देखोगे भैया सबसे ज्यादा लंबे समय तक आपका रूल किया है, शासन किया है तुगलकों ने। वहीं पर मैं आपसे कहूं कि भाई इनका क्या हो गया? लॉन्गेस्ट टेन्योर हो गया, सबसे लंबा शासनकाल हो गया। सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा शासनकाल किसका है, तो शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है? शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे छोटा शासनकाल। तो आप कहेंगे भैया सबसे कम समय के लिए खिलजी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा मस्तिष्क में रखेंगे इस बात को कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए। 5 ही क्यों हुए? क्योंकि इन सब की जो कैपिटल हैं इनमें से सभी की, मतलब एक आध को हम छोड़ेंगे, बताएंगे कि वो दिल्ली बाद में कैपिटल बनी आपका, उससे पहले लाहौर भी थी। तो ज्यादातर का जो सेंटर रहा वो दिल्ली रहा, इसीलिए दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। इतनी सी बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और आज ही क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका गुलाम डायनेस्टी को, जिसने भारत पर 84 ईयर्स तक रूल किया। तो सबसे पहले लिखेंगे इस बात को, गुलाम वंश। गुलाम, जिसको हम दास वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं। इसी को हम आपका ममलूक वंश भी बोलते हैं, मामलूक भी बोलते हैं, एक ही बात है, वो अलग बात नहीं है। मामलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये आपका स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। गुलाम और दास एक ही मतलब है, या इसको आप मामलूक बोल सकते हैं, मामलूक डायनेस्टी। देखो सबसे पहले तो हमको समझना होगा गुलाम का क्या अर्थ होता है। गुलाम का अर्थ होता है कि जो किसी और के आदेशों का पालन करे राज सिंहासन में। अब ऐसा नहीं कि आप हम सब अपने घर में भी कई बार अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते हैं, तो क्या हम सब गुलाम हैं? तो आप कहेंगे नहीं। राज सिंहासन और राजनीति के तहत या राजनीतिक दायरों में जब आप किसी के आदेशों का पालन करें, तब प्राचीन समय में राजाओं का जब काल था, जब कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता था, कोई कानून नहीं था, निश्चित कोई कानून नहीं था, और उस समय पर आपको अगर किसी के आदेशों पर बिना किन्हीं नियमों के, निश्चित नियमों के आपको काम करना पड़े, तब आप गुलाम हैं।
यानी ना तो आपके घंटे निर्धारित होंगे कि जैसे आज आप ऑफिसेज में बोल सकते हैं कि भाई मैं तो 8 घंटे काम करूंगा, इससे ज़्यादा काम करूंगा तो मेरा वेतन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन उस साहित्य सब जगह राजा का आदेश जो होता था, जो ऑर्डर ऑफ किंग होता था, वही सुप्रीम होता था, वो सबसे ऊपर होता था। अब तो गुलाम फिर कहाँ से आए जी, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? आप सब जानते हैं कि प्राचीन समय में जिसके हाथ में शक्ति थी या सत्ता थी, ठीक है, तो वही अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना लेता था। जैसे कि राजा ए का अलग कानून था और जो कोई किंग बी था उसका एक अलग कानून था, हाँ या ना? इतनी तो समझ आप सब रखते होंगे, तो आप कहेंगे हाँ जी, अलग अलग कानून थे। अब ए और बी राजा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी थे। ए और बी राजा ऐसा भी चाहते थे कि मैं इनकी जो है इस संपत्ति को हड़प लूं या इनके राज्य क्षेत्र को मैं हड़प लूं। अब राज्य क्षेत्र यदि हड़पेंगे तो सेना की आवश्यकता होगी, और सेना के बहुत सारे काम होते थे, चाहे वो आपका घुड़सवारों की मालिश करना, या मतलब जो घोड़े होते थे, घुड़सवारों की भी सेवा आप समझिए, जो उच्च अधिकारी होते थे उनकी सेवाएं करना, या मान के चलो आपका जो फसलें आदि होती थी राजा की, या कहीं पर पानी की सप्लाई करनी है सेना के लिए, या घायलों को उठाना, या सामान कहीं पर लूटा गया उसको उठा के ले जाना है, तो ये सब काम कौन करते थे? ये सब काम जो है दास के रूप में बढ़ते हुए सैनिक करते थे। जैसे किसी ने अटैक किया ए राजा ने बी राजा पर, और वहां उसने उस क्षेत्र को जब जीत लिया तो उसने देखा कि भाई यहाँ पर जो बलशाली लोग हैं उनको बंदी बना लिया कि भाई मार्केट में इनको बेचा जाएगा और लोग अपने अपने काम के लिए इनको खरीदेंगे, ठीक है, तो अपने खेतों के लिए खरीदेंगे, बहुत सारे आपका जागीरदार लोग होंगे, तो गुलामों को बेचा जाता था, कहने का मतलब है। गुलामों के बाजार होते थे, और गुलामों के जब बाजार होते थे तो गुलाम जो बेचने वाला व्यक्ति होता था वो कई बार तो उनकी स्किल्स देखा करता था। एक स्किल्स का मतलब ऐसे है कि भाई कोई ये गुलाम है, पर्टिकुलर कोई एक्स पर्सन है, आप सोचिए, अगर उसको थोड़ी साहित्य की समझ दे दी जाए, उसको थोड़ी इतिहास की समझ दे दी जाए, यानी लिटरेचर उसको सिखा दिया जाए, हिस्ट्री उसको सिखा दी जाए, थोड़ा आर्ट में उसको परफेक्ट कर दिया जाए, या उसको युद्ध कला में अच्छा कर दिया जाए, यानी कि उसको जो है आपका एक सोल्जर की भांति लड़ना सिखा दिया जाए अच्छा, तो उसकी एक अच्छी कीमत फिर उसको मिल जाएगी या नहीं, जब वह उसकी विशेषताएं बताएगा। जैसे आजकल भी एड्स आते हैं, आप सब देखते होंगे, हर कंपनी अपने मतलब जो प्रोडक्ट होता है उसका बहुत अच्छा प्रचार करती है, तो ऐसे ही गुलामों का प्रचार किया करते थे बाजारों में लोग। तो ऐसे उन बाजारों से जो लोग खरीद के लाए गए उनको कहा जाता था गुलाम। इस वंश को हम गुलाम वंश इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मतलब कहा गया है, हम नहीं कह रहे हैं, कि भाई इसमें जो राजा हुए ना, प्रमुख राजा, जैसे इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, या इस वंश में दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जिसने उस साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया, इल्तुतमिश, और आपका यहाँ पर एक क्रूर शासन की स्थापना करने वाला, एक भय का शासन स्थापित करने वाला बलवन, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दास हैं। यानी इस वंश में टोटल 11 शासक हुए। उन 11 शासक बोले या ऐसे बोले 10 शासक और 1 शासिका, तब भी हम सही होंगे। तो उन 11 में से सिर्फ कितने स्लेव हैं बताएं? कितने लोगों के नाम मैंने आपसे लिए? तो आप कहेंगे 3 ही दास थे, तो फिर 8 तो नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया 3 वह हैं जिनका प्रभुत्व रहा, जिन्होंने इस शासन को बहुत मजबूती दी। लेकिन फिर बाद के आधुनिक इतिहासकारों ने इस बात पर विचार किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐबक जो है, ऐबक जब गद्दी पर बैठा आपका, तो उससे पहले ही गोरी की मौत हो गई, और वो मतलब एक लगभग गुलाम था, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा आपका 1211 में, लेकिन उससे बहुत पहले 6 वर्ष पहले ही उसको दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। यानी उसके शासन पर बैठने से 6 वर्ष पहले ही उसकी स्लेवरी जो है वो खत्म हो गई थी। तो क्या फिर उसको जब वो गद्दी पर बैठा तो दास कहना उचित है? तो आप कहेंगे फिर तो कोई अर्थ नहीं बनता। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके अलग अलग विभाजन किए हैं। उन विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उन्होंने कहा है कि भाई अब इसको गुलाम या दास वंश मत कहिए, इसको बोलिए मामलूक वंश। मामलूक मतलब क्या होता है? मामलूक जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्वामित्व, ऑनरशिप। यानी ये तो अपने डिसीजंस के खुद मालिक थे, ये तो एक सुल्तान की तरह रहे, तो ये तो किसी के दास नहीं रहे जब इन्होंने शासन किया। तो अब ज्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं, जो वर्तमान के आधुनिक इतिहासकार हैं, वो क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे फटाफट से मामलूक। अब आप अपनी तरह से उसको तय करें कि भाई आपको क्या बोलना चाहिए।
मामलूक बोले या दास बोले, मैंने दोनों फैक्ट आपको बता दिए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, इस गुलाम वंश में इसको तीन जगह जगह तीन अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे जब ऐबक गद्दी पर बैठा तो उसका जो वंश था वो था आपका, कौन सा वंश था, कुतुबी। जैसे हम उसको बोलते भी हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो वंश है, कुतुबुद्दीन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कुतुबी लिख लीजिए, उसी से बात बन जाएगी। तो इसका ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो इसको कुतुबी वंश कहा गया। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, क्योंकि इल्तुतमिश की जो डायनेस्टी है वो जिस वंश से संबंध रखता था उसको बोलते हैं समसी, समसी भी बोलते हैं, या कई बार उसको इलबरी भी कहा जाता है, इलबरी डायनेस्टी। ये शब्द लिख लिया करो, इंग्लिश में भी इलबरी होगा, अगर कोई अलग वर्ड होगा तो मैं उसको फिर आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक शासक बलबन, तो बलबन ने इसको अलग से कहा, और बलबन ने अपने वंश को, या उसके बाद वाले जो राजा थे वो सब कहलाए बलबनी, बलबनी वंश अर्थात बलबनी डायनेस्टी। तो तीन अलग नाम और देखने को मिलते हैं हमको। ऐबक के गद्दी के बैठने के समय पर कुतुबी, इल्तुतमिश के समय पर उसको शमसी कहा गया, या शमसी कहें हम या इलबरी कहें, और साथ में जब बलबन बैठता है तो उसको बलबन के नाम से पुकारा गया। उसने कहा कि भाई हमारा बलबनी वंश है, और मैं जो है पीछे का जो दास वंश है इसमें प्रथा में मैं शामिल नहीं हूं, ठीक है। चलें जी आगे। तो कहने की बात है, हमारा शासन शुरू होता है गुलाम वंश से। गुलाम वंश, जिसको मैंने कहा ममलूक कहिए, या कई बार इसको बहुत सारे लोग इलबरी बोलेंगे, कहीं पर कुतुबी कहा जाएगा, कभी कभी इसको क्या कहा जाएगा, बलबनी कहा जाएगा, गुलाम वंश लिखे। इस वंश में कुल 11 राजा हुए। इस वंश में कुल 11 शासक हुए। कितने रूलर्स थे इसमें, 11 रूलर्स टोटल, 11 रूलर्स इन स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली का क्षेत्र किसके अधीन था, तो आप कहेंगे, साथ में हम कहें इसका सीधे संस्थापक ही लिख लीजिए, पूरा शब्द रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कौन है फाउंडर गुलाम वंश का, संस्थापक, अर्थात हम अगर फाउंडर की बात करते हैं तो आप कहेंगे भैया इसका फाउंडर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, ऐबक की जो कैपिटल हुआ करती थी, लिख लेना राजधानी, इसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर। लाहौर इसने कैपिटल बनाई थी, लाहौर। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये गुलाम वंश है तो ये गुलाम रहा। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन रहे कि ऐबक किसका गुलाम था, ये बात हमने बताई, तो आपको आप कहेंगे भैया ये गोरी का गुलाम था। तो इसकी हिस्ट्री जानिए, लिखना मत, थोड़ा सा लिखे ना इस बात को। जैसे कहीं किनारे पर अगर हम बात करते हैं ऐबक के उदय की, ऐबक जिसको कई बार तो चंद्रमा का स्वामी अलग अलग नामों से बोला गया, कोई स्वामी नहीं था, बहुत कुरूप व्यक्ति था, बिल्कुल सुंदर नहीं था, ठीक है। और ये ऐबक जो गद्दी पे रहा ये 1206 से 1210 तक रहा, ये तो इसका शासनकाल है। लेकिन अगर हम ऐबक के उदय की बात करते हैं तो मैंने कहा था कि भाई लोग खरीदारी करते थे। एक काजी था, काजी का मतलब होता था जज, पुराने समय में काजी जज को कहते थे। एक काजी था आपका अजीज, मिर्जा अजीज के नाम से भी उसको जाना जाता है, मिर्जा अजीज बोल दीजिए, मिर्जा अजीज कूफी भी बोलते हैं, कई बार इसको आपका नाम कोकी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इसने क्या किया कि इसने इसको खरीदा, अजीज कोकी ने खरीदा था इसको। और अजीज कोकी ने जब इसको खरीदा तो अजीज कोजी की तो डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इसके पुत्रों ने इसको बेचा। और कौन इसका खरीदार था, तो आप कहेंगे गोरी इसका खरीदार था। किसने खरीद लिया इसको, इसको खरीदा गोरी ने, क्योंकि वो तो एक शासक था, युद्ध अभियान पर निकल रहा था, तो उसने जो है उनको जरूरत होती थी तो गोरी ने इसको खरीद लिया। गोरी के यहाँ पहुंच करके ऐबक ने बहुत मतलब अच्छे तरीके से प्रगति की। और उस टाइम पर प्रगति का प्रतीक माना जाता था, एक टाइटल दिया जाता था अमीर अखूर, अमीर ए अखूर, या अमीर आखूर भी कई बार आपको नाम मिलेगा। इसका मतलब होता था, अमीर ए आखूर का मतलब होता था अश्वशाला का अध्यक्ष, यानी जहां पर घोड़े बंधे रहते थे वहां पर उसकी साफ सफाई, मतलब अन्य कर्मचारियों से ये कराता था, कितने घोड़े हैं, उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया है,
युद्ध के लिए तैयार हैं घोड़े, बीमार तो नहीं है कोई, तो इसको बोलते थे हेड ऑफ स्टेबल। हेड ऑफ स्टेबल, अश्वशाला समझ गए ना, या अस्तबल भी आप कह सकते हैं, जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं। और इसी के बाद में ये बनता है अमीर आखूर, और अमीर आखूर के बाद में ये बन गया गोरी का दामाद। मतलब ये सम्मानजनक जो है पद माना जाता था उस टाइम पे, ये बात आपको याद रख लेनी है। तो जैसे जैसे इसकी तरक्की हुई तो गोरी ने क्या है, इससे गोरी बहुत प्रभावित हुआ, तो अपनी लड़की की शादी भी उसने इससे की। बाकी चीजें मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका था कि जब उत्तर भारत के अभियान थे तो ज्यादातर अभियानों में गोरी के साथ में ऐबक रहा, और ऐबक का जो कंट्रोल था वो दिल्ली के आसपास था, इसीलिए वो इसका संस्थापक बना। बात क्लियर है? इस बात में किसी को कोई परेशानी तो नहीं? ये गोरी का एक मतलब हम कह सकते हैं कि भाई उदय है उसका, कि वो कैसे कैसे उसका उदय हुआ। धीरे धीरे आगे बात करते हैं इसके और कौन कौन से टाइटल हैं। ऐबक के अन्य नाम, ऐबक के अन्य नाम। बहुत मजबूत शासक नहीं है, कभी इसको सोचो कि इसने स्थापना कर दी। इसको इतिहासकार ये कहते हैं कि बेशक वो बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आगे आने वाले 320 वर्षों के लिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसीलिए आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, उसको बहुत कमजोर भी नहीं मान सकते, क्योंकि उसने आगे आने वाले राजाओं के लिए एक वे सेट कर दिया। अदर नेम्स ऑफ ऐबक, क्या क्या नाम है? कोई, जब आप किसी चीज को जाने तो उसको मेमोराइज करने का प्रयास किया करो। जैसे इसको बोला गया है लाख बक्स, लाख बक्स, लाख बक्स, क्योंकि जब इसने युद्ध जीता तो इसने फिर मतलब अपने नाम के लिए बहुत खुशी में बहुत धन बांटा। कहते लाखों का दान इसने किया। लाख बक्स मतलब, इसका मतलब होता है हु डोनेट्स लैक्स, लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, दान अर्थात चैरिटी, डोनेट करता हो जो। लेकिन इसका बहुत सारे इतिहासकारों ने विरोध किया कि नहीं, उसने जो दान किया वह सिर्फ मुस्लिम व्यक्तियों के लिए किया। हिंदी व्यक्तियों पर, जो जितने भी आपका हिंदू व्यक्ति थे, उन सब पर तो उसका शासन, ना तो उसने उनको दान दिया, और वो तो उसके जो है अत्याचार की ही चपेट में आए। तो उसको मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। ठीक है, लाख बक्स। ऐसे ही इसको बोला कि कई जगह बोला गया कि भाई ये तो पील बक्स है, पील बक्स। कौन कर रहा है इस काम को बढ़ा चढ़ा करके? भैया आप कह रहे हैं कि किसी ने इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा, तो कौन व्यक्ति है? अभी आगे चल के मैं आपको जिक्र बताऊंगा हसन निजामी का। हसन निजामी वो व्यक्ति है जिसने एक बुक लिखी है ताजुल मासिर। तो ताजुल मासिर पे जब रिसर्च होती है तो पता चलता है ताजुल मासिर में बहुत सारे तथ्य ऐसे लिखे हुए हैं जिनका ना तो कोई सिर है ना पैर है। तो ताजुल मासिर पर जो आपके आधुनिक इतिहासकार हैं वो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सवाल उठने के बावजूद भी वो आपका दिल्ली सल्तनत का पहला राजकीय इतिहास है, और सबसे ज़्यादा मान्य भी वही है उसको। अब मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि हसन निजामी ने उसको दो पार्ट में लिखा है, एक तो 1217 तक का इतिहास, और एक 1217 से लेकर के 1229 तक का इतिहास। तो ये ताजुल मासिर जो पुस्तक है उसमें हसन निजामी ने लिखा है। ओके, पील बख्श उसको कहा गया है। उसको हातिम द्वितीय कहा गया है। अरब का एक शासक था, हातिम नाम से, बहुत उदार शासक था। और जब मोहम्मद साहब जी का जन्म हुआ आपका वहाँ पर 570 में, तो 578 में उस हातिम की, अरब के शासक की डेथ हुई थी। तो वहाँ पर आप अरब में देखोगे तो बच्चों में बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं, बहुत ही उदार व्यक्ति थे वो, है ना। तो हातिम द्वितीय से तुलना की गई है, हातिम द्वितीय से। और एक कुरान खां, कुरान खां, ठीक है, कुरान खां कहा गया है। ठीक है, यानी कुरान को क्या बोलेंगे आप, पढ़ के और लिखने वाला व्यक्ति। अगली चीज क्या आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐबक ने, ऐबक ने, ऐबक ने हम कह सकते हैं सिर्फ, सिर्फ मलिक, मलिक मतलब किसी के आदेशों के तहत काम करने वाला व्यक्ति या सेनापति हम कह सकते हैं। सिर्फ मलिक और सिपाह सलार की, सिपाह सलार की उपाधि धारण की, मतलब खुद को सुल्तान नहीं कहा इसने, उपाधि धारण की।
he the titles Malik and Sipah Salar only, सिर्फ, ठीक है, लिखेंगे उसने कितने वर्ष तक शासक रहा है ये बताएंगे। अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, कोई सिक्का नहीं चलाया, और और ना ही खुतबा पढ़वाया। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, व्हाट इज खुतबा, खुतबा क्या है। तो आप कहेंगे खुतबा का मतलब, पहले जो प्राचीन समय में राजा थे, जब वो गद्दी पर बैठते थे तो वो क्या करते थे कि भाई अपने नाम का खुद का एक एप्रिसिएशन लेटर जारी करते थे। जैसे कि भाई आप अच्छे काम करें तो आपके बारे में कोई और व्यक्ति बताना चाहिए ना आपके अच्छे काम, या आप खुद ही कोई अच्छा काम करें और अपने नाम का ही एक एप्रिसिएशन लेटर जारी कर लें, प्रशंसा पत्र, कि मेरे मेरे ये काम जो हैं इतने इतने अच्छे काम हैं और अप्रूव्ड बाय मी, मेरे खुद के द्वारा ही जो है सत्यापित हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर हिस्ट्री की बुक लें क्या दोस्त? नहीं, आवश्यकता नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एक सिंगल बुक में आपको मिलेगा नहीं सारा कंटेंट, किसी भी एक किताब में आपको बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारा प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, तब जाके आप उसको संतुलित कर पाएंगे, और उसमें बहुत सारी ऊर्जा आपकी लग जाएगी, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कोई एक ऐसी किताब होती तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करता, ठीक है। जैसे कि आप कभी जब भविष्य में बहुत इतिहास को पढ़ना चाहो, बहुत विस्तार से पढ़ना चाहो, तो पढ़ना, आपको मैं अगर कुछ किताबें बताऊं, जैसे आज मैंने बताया अभी तो सबसे चर्चित हैं सतीश चंद्र, वो तो इतनी पतली सी किताब है कि आप पढ़ने बैठोगे 10 दिन में पढ़ लोगे, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं है, मतलब विस्तार से इतिहास नहीं है उसमें। लेकिन आप कभी पढ़ो मध्यकालीन आधुनिक, तो मैं एक राइटर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आपका दशरथ शर्मा जी का इतिहास है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्राचीन इतिहास आप कभी पढ़ो, मध्यकालीन के लिए मैंने बताया एक मोहनलाल गुप्ता जी का इतिहास है, ठीक है। और एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा श्रीमाली और झा का इतिहास है प्राचीन भारत के लिए। आधुनिक में बहुत सारे हैं, यशपाल ग्रोवर हैं आपका, और अगर हम बात करें आधुनिक में और भी इतिहासकारों की, जैसे आजकल यूपीएससी के लिए तो फेमस होती है आपका स्पेक्ट्रम बुक हो गई। बाकी आप यशपाल ग्रोवर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी समझ आएगी, मतलब आसान शब्दों में है वो, तो आपको समझ में आएगी, बात क्लियर है। बाकी आप नोट्स बनाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है ना, साथ साथ नोट्स बनाते चलते रहे धीरे धीरे। उसने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, यानी एबक नेवर, ऐसे बोल सकते हैं हम, एबक नेवर मिंटेड एनी कॉइन। मिंटेड का मतलब होता है टकसाल में बनना, क्योंकि सिक्का ढाला जाता है ना, मिंटेड एनी कॉइन, ठीक है, नेवर, नॉर 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 डिड एनी वर्क अबाउट खुतबा, ना ही खुतबे पे उसने कोई काम किया। क्लियर है बात? यानी आप कहोगे भैया मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो गोरी था, जैसे गोरी प्रतिबद्ध किसके लिए था बताएंगे। गोरी ने जो अपना शासन चलाया तो वो किसको सम्मान देता था गोरी? आप कहेंगे गोरी अपने भाई को बहुत सम्मान देता था, गयासुद्दीन को, जब वो शहाबुद्दीन था, मैंने कहा था उसका भाई उधर आपका गौर में शासक था। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ये क्या कहता है, ऐबक कह रहा है कि भाई मैं तो मतलब एक मलिक हूँ, एक सेनापति हूँ, और मतलब खुद को गोरी का गुलाम एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कह रहा है कि मेरा जो शासन है वो सारा जो है वो गोरी को समर्पित है, ठीक है। तो इसीलिए अपने नाम की ना कोई प्रशंसा करवा रहा है, ना अपने नाम का कोई सिक्का कि भविष्य में चलेगा, तो खुद को कह रहा है सिर्फ मलिक और सिपहसालार। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि भाई इसका व्यवहार जो दिखाया गया है, ठीक है, इसका जो व्यवहार दिखाया गया है वो थोड़ा सौम्य दिखाया गया, मतलब कि भाई एमिएबल है थोड़ा सा। तीसरी चीज क्या आती है ऐबक के नेचर के बारे में, ये सूफीज्म में थोड़ा विश्वास रखता था, इसीलिए बख्तियार काकी से बहुत बातचीत करता था। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था,
और इनके नाम पे कौन सी इमारत बनाई इसने? ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। ऐबक was a disciple of काकी। ठीक है। और काकी खुद किसके शिष्य हैं? काकी खुद शिष्य थे, मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती। मैंने उनकी विचारधारा के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आप कहोगे हाँ सूफीज्म समझ में आता है, थम्स अप करें। पिछली क्लास की हमेशा रेगुलर क्लास करनी है दोस्त, है ना? तो बहुत मतलब चीज़ों को अच्छे से समझते चलोगे। और ये है कि एकदम से मतलब अपना अपने हिसाब से करोगे तो फिर थोड़ा शायद मैं फिर उसके लिए कहूँगा कि भाई थोड़ी मुश्किल होगी। तो बख्तियार काकी के गुरु कौन है? ऐसी बातों को जब मैं बताया करूँ तो लिख लिया करो कहीं, काकी के गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कहाँ पर रहते थे? अजमेर में रहते थे। और भारत में सूफीज्म की स्थापना की किस बात के लिए, क्या उद्देश्य था? हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए, कि भाई आपका जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का गैप पैदा किया जाता है ये चंद वर्ग अपने हित के लिए पैदा करता है। और इसमें फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधविश्वासी हो जाते हैं, बिना किसी विचार के अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस खाई को ख़त्म करना चाहिए। और ऐसा ही मुसलमानों के बीच जो खाई थी तो वो इसके शिष्य थे। फिर क्या बात आती है? ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक ने इस देश में क्या क्या बनवाया, क्योंकि बहुत छोटा सा शासन है, उनको बहुत समय नहीं मिला। ऐबक का निर्माण कार्य, इसे बहुत समय नहीं मिला है कि भाई बहुत सारी बिल्डिंग ये बनवा पाता है, बहुत सारे अभियान कर पाता। जितने भी अभियान है इसके गोरी के साथ में है। गोरी के अभियान मैंने बताया आपको सारे। तो गोरी के अभियानों में ये साथ है। तो आप ये ना सोचे कि भाई यार गोरी तो शासन कर रहा है, उसका कोई विजय अभियान नहीं है। तो इसके विजय अभियान आपका किसके साथ में है? वो सारे आपका गोरी के साथ में थे इसके। वो मैंने तब भी आपको पॉइंट आउट कराया था। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एबक्स स्ट्रक्चरल वर्क्स। कौन कौन से हैं आपका? कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिख सकते हैं। तो पहला कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। बताएं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किस प्रसिद्ध के मीनार के पास में है? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा लिख लेना इसको, कई बार तो एक बार उसमें डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया। तो ये कुतुब मीनार के, इसके जो कुतुब मीनार कहाँ पर है? कुतुब मीनार किस शहर में है? तो आप कहेंगे कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार के नॉर्थ ईस्ट में है, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कहाँ पर है जी? तो अगर आपको याद रखना है, जो नहीं भी जानते कि कुतुब मीनार भी कहाँ पर है, तो आप लिख सकते हैं ये दिल्ली में है। ये इसने बनवाई। दूसरी चीज क्या आती है? इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अलावा एक बनवाया इसने 2.5 दिन का झोपड़ा। अभी हम पिक्चर दिखाएंगे इनका आपको, है ना? 2.5 दिन का झोपड़ा। भाई साहब को भेजे तो ये थे मैंने, अब उन्होंने लगाए हुए या नहीं लगाए हुए ये पता नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान में। तीसरी चीज उन्होंने जो बनवाई यहाँ पर, ये थी कुतुब मीनार का काम शुरू कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या शुरू कराया है? कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का कार्य शुरू कराया, पूर्ण नहीं कराया है, कार्य शुरू कराया। स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। लिख लिया? अब मैं इसके इमेज आपको दिखा देता हूँ आपको, सॉरी। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। मैं आपसे पूछूंगा, जैसे एग्जाम में कई बार आपका क्वेश्चन आएगा, जब मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं इन चीज़ों को रिलेट कराऊंगा आपसे। तब मैं आपसे पूछूंगा कि एक हम जगह बोलते हैं जो कुतुब मीनार के आसपास की जगह, उसको बोला जाता है कुतुब मीनार परिसर। ठीक है, तो उसको कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये तो मैंने बताया, ये तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये भी कहाँ पर है? कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, ये है आपका साथी। अगर आप बोले 2.5 दिन का झोपड़ा,
इसके बारे में बहुत सारी आपका स्टोरीज हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े के सामने लिखना थोड़ा सा। 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 दिन, और 2.5 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं भैया, 2 दिन में 48, और 2.5 दिन में आपका कितने हो जाएंगे? 60 घंटे। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है खड़ा हुआ है, 60 घंटे में बना है, 60 आवर्स में। तो 60 घंटे का मतलब क्या था? और ये अजमेर में बना। आप सबको पता होना चाहिए, भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रांता आए, बाहर से आक्रमण करने वाले व्यक्ति आए, तो ज्यादातर ने क्या किया है कि हिंदू मंदिरों को तोड़ा। सबकी कहानी रही, क्योंकि भाई जो सेना थी, उस सेना के अंदर जोश भरने के लिए उन्हें ये काम करना होता था। भाई सेना किस विचारधारा पर एकजुट रहेगी? अगर वो संभाव की बात कर देते, अगर वो दोनों से बराबर बात कर लेते कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, तो उस सेना का जोश तो मतलब वो लूट मार का ना रहता, फिर वो उतने आक्रामक तरीके से ना लड़ती। तो ये क्या है? ये भी एक टेम्पल था, और ये टेम्पल था आपका अजमेर में। आपका एक शासक हुए, जैसे पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी वंशावली में एक शासक हुए हैं, विग्रहराज फोर्थ। तो विग्रहराज फोर्थ, ये जो है आपका संस्कृत का महाविद्यालय इस जगह पर हुआ करता था। लिख लेना इस बात को, वहीं पे लिख लेना छोटा सा, संस्कृत महाविद्यालय, सिर्फ इतना शब्द लिख लो। पहले क्या था ये? एक संस्कृत का कॉलेज हुआ करता था, संस्कृत महाविद्यालय। और जिसको किसने बनवाया था? विग्रहराज फोर्थ ने। अजमेर के एक शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, यानी इनसे पहले 3 और हुए थे ऐसे विग्रहराज। विग्रहराज फोर्थ ने इसको बनवाया था। और यहाँ पर एक कवि थे इनके राज दरबारी, हरिकेल। हरिकेल किसके दरबार में रहते थे? तो आप कहोगे वो विग्रहराज के दरबार में रहते थे, और उनकी संस्कृत की कुछ पोयम्स थी, कुछ लाइंस थी जो उस टेम्पल पर लिखी हुई थी, उन सबको तोड़ दिया गया। और वहाँ के स्थानीय लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका बंदी बना करके ये आदेश दिया कि जब ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तभी आपको खाने को मिलेगा। तो कहते हैं भूखे प्यासे कई मजदूरों की तो यहाँ पर जो है मौत हो गई इसको बनाते समय। तो ये बहुत तीव्र कवि थी, वो ये चाहता था कि इतने में निकलूं, तो रास्ते में उसने उसको तोड़ को बनवाया। तो तोड़ने में और बनने में ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तो इसको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे मजदूर लगा करके जबरन काम करके, उनको ना पानी दिया गया ना उनको खाना दिया गया, ठीक है। और लगभग 60 घंटे में, कि भाई खाने को तभी मिलेगा जब ये तैयार हो जाएगा, तो ये 60 घंटे में बना, इसीलिए इसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कितने मंजिल की है अभी? अगर मैं आपसे पूछूं कुतुब मीनार के पास में लिखना, जहां मैंने आपको नोट्स में लिखवाया कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? पहली बात तो कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल कितनी? 5 मंजिल हैं। तो इसमें कुछ चीजें आएंगी आपका। पहली बात तो लिखना, जो पहली मंजिल है इसकी, पहली मंजिल जो फर्स्ट स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी किसने बनाई है इसकी? ऐबक ने, ऐबक ने, ठीक है। और फिर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल इसकी बनाई किसने? तो आप कहेंगे दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इसकी बनाई है इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि भाई जब इसका ऐबक ने काम शुरू कराया था तो 1199 में शुरू कराया था, तो लिख लेना 1199 में इसने शुरू कराया था। इल्तुतमिश ने इस काम को 1221 में पूरा कर लिया था। और यहाँ पर आता है आपका जो 5वीं मंजिल है, जो इसका 5वीं स्टोरी है, या 5th फ्लोर आप कह सकते हैं, जो 5वीं मंजिल है वो किसने बनवाई है? 5वीं मंजिल आपका फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। पहले इसको ये भी कहा जाता है भाई छोटी छोटी, इसमें जो है ऊपर वाली मंजिलों में 3 मंजिलें अंदर की तरफ थी, लेकिन मतलब मुख्य रूप से परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक वो व्यक्ति भी है जिसने इसको मतलब रीबिल्ड कराया 1368 में, 68 नहीं, 1351 से 88 रहा ना वो, हाँ 1368, ठीक है। 1368 में उसने इसको पुनर्निर्माण कराया। पुनर्निर्माण का कारण क्या था कि भाई यहाँ दिल्ली में इस समय पर बिजली गिर गई थी इस पर 1368 में, तो इसकी मरम्मत कराई उसने। मरम्मत बोल सकते हैं या पुनर्निर्माण बोल सकते हैं। पुनर्निर्माण शब्द वैसे जो है ना सही सटीक नहीं बैठता है इस शब्द पर, क्योंकि पुनर्निर्माण का मतलब है जब किसी चीज का वजूद एकदम खत्म हो जाए और थोड़े बहुत अवशेष बचे उसको फिर से बनाए, तब होता पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन जब हम कह रहे हैं उसको उसने क्या करा दिया? रिपेयर करा दिया, मरम्मत। तो मरम्मत शब्द ज्यादा सही सटीक रहेगा, ठीक है। फिर इसके बारे में याद रख लेना 1505 में,
सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत कराई, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में भूकंप आया था 1505 में, तब भी ये क्षतिग्रस्त हुई थी। सिकंदर लोदी ने क्या कराई है, इसकी मरम्मत कराई है। सिकंदर लोदी रिपेयर्ड इट इन 1505। अभी मैंने आपको बताया, क्या आप कहेंगे भाई एक छोटी सी बात है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाइट कितनी है इसकी, तो 72.5 है, लेकिन उसको कई बार हम 73 मीटर भी कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 73 मीटर। एक इसको हम लिखेंगे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें ये शामिल है। किस वर्ष शामिल हुआ, विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल 1993 में। कितने भारत के स्थल शामिल हैं, क्या बोलोगे? ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन यूनेस्को listed in 1993। अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, आप कहेंगे कि भैया यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई यूनेस्को में विश्व विरासत सूची क्या होता है। मैं आपको समझाऊं कि यूनेस्को क्या है, पूरी दुनिया में देखता है कि भाई कौन कौन ऐसे हैं जो, जैसे यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस, क्या बोलेंगे आप इसको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल। इसमें 3 वर्ड आते हैं, एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक और सी फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित रहे, आपका यहाँ पर बोलेंगे साइंटिफिक यानी कि जो विज्ञान से संबंधित रहे, और आपका कल्चरल यानी किसी भी देश की संस्कृति से रहे, तो वो कहता है कि भाई इनको जो है बचाए रखना है, प्राचीन संस्कृति है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से रहे हों, तो उनको बचाना है। तो हमारे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है। यूनेस्को में 2 तरह की साइट होती हैं, एक तो जिनको हम छू सकते हैं, जैसे मेरा आपसे प्रश्न ये रहे कि हम कुतुब मीनार को स्पर्श कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसको टच कर सकते हैं आप या नहीं। तो जिनको हम टच कर सकते हैं उनको तो बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी WHS, विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची। और अगर हम किसी चीज को टच नहीं कर सकते तो उसको बोला जाता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ICH। तो दोनों तरह की भारत में है, जैसे 43 साइट है हमारे यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आपको पता होना चाहिए मोईदाम असम के जो अहोम वंश था आपका, जो वो किस तरह अपने शवों को दफनाते थे या दबाते थे, तो उसको 43वीं साइट माना गया आपका, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। जैसे आपको पता होना चाहिए जो हमारे यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, यानी जिनको हम छू नहीं सकते, वो हमारे यहाँ पर 15 हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं गरबा डांस को क्या आप छू सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, तो गरबा हमारी 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। जैसे कि आपका योग एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, आप योग को छू थोड़ी ना सकते हैं। या मैं आपसे कहूँ कालबेलिया डांस को आप छू सकते हैं क्या, छऊ डांस को आप छू सकते हैं क्या, लद्दाख के बौद्ध छपों को आप, बौद्ध जो जप है उनको आप टच कर सकते हैं, मोदिएटिव नाटक को आप टच कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँ आप आपका आगरे के जो ताजमहल है उसको टच कर सकते हैं या नहीं, आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। जो छुआ जा सकता है, जो टेंजिबल है, उसको हम बोलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बात क्लियर है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुई है, 1993 में। वापस चलें, वापस चलें भैया। ये क्या बताया था मैंने आपको, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और याद रखना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद है, इसके बारे में भी नोट कर लेना। उत्तर भारत की पहली मस्जिद, फर्स्ट मॉस्को ऑफ नॉर्थ इंडिया। दक्षिण भारत की कौन सी बताई थी मैंने आपको सबसे पहली? जब मैं इस्लाम के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं था भारत में इस्लामिक लोग कि भाई कासिम के आक्रमण के बाद ही आए, पहले भी आते थे व्यापार के लिए। तो उन्हीं व्यापारियों में एक व्यक्ति था जिसने केरल में चेरामन जुमा मस्जिद बनाई थी। कहाँ पर है सबसे पहली मस्जिद? तो उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब हमको वापस आना है, ठीक है, बात क्लियर है? ये बहुत जरूरी फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़ना है। आपको लगेगा कि नहीं मैं 4 लाइन पढ़ लूँ और किसी एक किताब से जहाँ पर बड़े छोटे से में लिखा हो, आजकल छोटे का बड़ा चक्कर है, ठीक है ना, सबको शॉर्ट में चाहिए,
गुलाम वंश कोई ऐसे पढ़ा दे आधे घंटे में तो मजा आ जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। सर 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है। मैंने बताया ना, संस्कृत के महाविद्यालय को खत्म करके वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। 2.5 दिन का झोपड़ा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या बोलेंगे? मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम क्या है? ये मस्जिद है। ठीक है, आगे आएंगे। नार उसने को गुंबद कला, गुंबद गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है, माना जाता है। ऐबक इज ऐबक इज कॉल्ड द फादर ऑफ डोम आर्ट एंड आर्क आर्ट। डोम और आर्क आर्ट क्या होती है समझना है एक बार। देखो, गुंबद का मतलब है जब कोई भी आकृति बने और वो आकृति ऊपर से ऐसी गोल हो, जैसे आपने शायद कई बार कई मस्जिदों में देखा हो तो ऊपर से आकृति ऐसी दिखे आपको, तो ये गुंबद कला होती है। और जब किसी स्ट्रक्चर में आपको इस तरह के आकार दिखें तो उसको हम बोलते हैं मेहराब कला। जैसे मैं अभी हमने कुछ इमेज देखी थी, तो वापस उस चीज को हम वेरीफाई करते हैं कि आपको अगर मैं पूछूं यहाँ पर आपको क्या दिखता है, गुंबद कला दिख रही है या मेहराब कला दिख रही है यहाँ पर आपको? तो आप कहेंगे ये मेहराब आर्ट है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? आर्क आर्ट बोलेंगे, आर्क आर्ट। यहाँ पर भी देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर्क आर्ट दिख रही है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये दिख पा रहा है आपको? इमेज क्लियर है ना भैया? थम्स अप करके मुझे बताना एक बार। तो आप कहेंगे हाँ, यानी ऊपर से जो गोलाकार है, ठीक है, थोड़ा स्फेरिकल फॉर्म है आपका, थोड़ा गोलाकार रूप में है, तो उसको गुंबद कहेंगे। और अगर आपका आप देखेंगे ऐसे थोड़ा सा मतलब एक शार्प एज अगर उसमें हो, एक आपका पैना किनारा हो, तो उसको बोलते हैं हम फिर आपका क्या, उसको फिर हम बोल देंगे मेहराब कला। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और जितना भी इतिहास हम पढ़ते हैं तो ऐबक का दरबारी कवि, मैंने कहा था किसका रेफरेंस लेते हैं? ऐबक का दरबारी कवि, दरबारी कवि ये था आपका हसन निजामी। हसन निजामी, या दरबारी इतिहासकार भी लिख सकते हैं भैया, है ना? कौन था कोर्ट पॉइंट ऑफ ऐबक? कोर्ट पॉइंट है इसका हसन निजामी। और हसन निजामी की ही बुक आधार बनी है, हसन निजामी। हसन निजामी ने बुक बुक लिखी है इसने ताजुल मासिर, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर। और ताजुल मासिर बुक को ही कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, मासिर है भैया, मासिर। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास किसने लिखा है? प्रथम राजकीय इतिहास, फर्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ, फर्स्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। कितने पार्ट में प्रकाशित हुई थी ये किताब? तो आप कहेंगे ताजुल मासिर में एक पार्ट तो मिलता है आपका 1217 तक, लेकिन फिर इसका दिल नहीं भरा, तो उसने कहा नहीं एक पार्ट और लिखेंगे आगे। और दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है 1217 से 1229, 1229। तो इसको मतलब सबसे ज्यादा रेफरेंस माना जाता है। ऐबक की बात अगर हम करें आगे चल के, ऐबक की मृत्यु, ऐबक की मृत्यु चौगान, एक गेम होता था घोड़े पे बैठ के खेलते ना, पोलो देखा होगा आपने, आज भी खेला जाता है। चौगान लिख लेना जिनको चौगान नाम से ना समझ आए, पोलो। मृत्यु चौगान खेलते समय हुई, घोड़े से गिर गया, खेलते समय हुई, और उसके बाद में इसकी डेथ हो गई। एबक्स डेथ
बिकॉज ऑफ, लीजिए, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ प्लेइंग पोलो, या चौगान लिख लीजिए। अगली बात करते हैं, इसको कहाँ दफनाया गया फिर? ऐबक का मकबरा। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? खुद इसने नहीं बनवाया था भैया, अपना मकबरा क्यों बनवाएगा, बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं। ऐबक टॉम्ब, भैया मैं जब मरूं तो मुझे यहाँ पर दफनाया जाए। लाहौर, जैसे चंगेज खां को सुना आपने, उसने क्या कहा था, मेरा मकबरा मत बनवाना, ना कोई पत्थर गाड़ना ना कुछ करना। इल्तुतमिश ने बनवाया, बिल्ड बाय इल्तुतमिश। अभियान मैं आपको सारे बता चुका दोस्त। अभियान इसके किसके साथ में है? अभियान इसके सारे के सारे साथ में है मोहम्मद गोरी के। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ हिस्टोरियन के बाद में कि भाई जो ऐबक था, ऐबक की जब डेथ हो गई 1210 में, तो ऐबक का बेटा है कौन? आराम शाह। कहते हैं आराम शाह गद्दी पर आया, लेकिन सिर्फ एक ही इतिहासकार इस बात को कहता है। ठीक है, वो कौन है? मैंने कहा हसन निजामी, इसीलिए उसकी बातें झूठी पड़ती हैं, क्योंकि मिनहाज उस सिराज जो इल्तुतमिश के समय पर उसका कोर्ट हिस्टोरियन हुआ, उसका दरबारी इतिहासकार था, और अन्य सभी इतिहासकारों ने इस बात को माना है कि ऐबक के अपना कोई पुत्र नहीं था, उसके सिर्फ 3 लड़की थी, 3 बेटी बेटी थी उसके, कि उसके कोई बेटा ही नहीं था। तो अगर बेटा नहीं था तो आप जानते हैं भी, पहले तो गद्दी पे बैठने के लिए तो आपका वो राजा का बेटा, यानी वंशानुगत प्रणाली एक तरह से होती ही थी सब जगह, भाई अधिकारी जो होगा वो राजा का बेटा होगा। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति उससे ज़्यादा पावरफुल हो तो वो उसको रिप्लेस भी कर सकता था, हटा भी सकता था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो गद्दी पे बने रहेगा, मतलब जो गद्दी रहेगी वो उस व्यक्ति के पास रहेगी जिसके पास में पावर्स हैं, है ना, जिसके पास में शक्ति है उस गद्दी पर बने रहने की, वो उसको मिलेगी। तो उसी क्रम में क्या होता है, अब समझना मेरी बात को, यहां पर 2 धड़ विकसित होते हैं, 2 धड़ विकसित होते हैं। इसमें 2 लोग थे, एक तो दिल्ली में जो सरदार एक्टिव थे, सरदार से मतलब हम बोलेंगे जो उस समय के शासन में प्रमुख व्यक्ति होते थे, सेनाओं में होते थे या राजनीतिक कार्यों में होते थे। और एक गुट था उस समय लाहौर के सरदारों का, लाहौर के सरदार, क्योंकि ऐबक की राजधानी कहां पर है? ऐबक का मतलब 2 तरह की राजधानी ऐबक ने बताई थी, मुख्य राजधानी तो उसकी लाहौर में ही थी, लेकिन जो अपना सेना का विभाग या सेना का सामान वो रखता था सारा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली में रखता था। तो 2 जगह से उसका शासन चलता था, है ना, और 2 जगह के शासन में प्रमुख लाहौर था, तो यहां पर भी उसके जो है करीबी लोग थे, भाई ये तो कैपिटल ही है, और यहां पर भी उसके करीबी लोग थे। तो जितने भी दिल्ली के सरदार थे, अभी तक शासन कहां से चल रहा था? लाहौर से। तो लाहौर के सरदार क्या चाहेंगे कि भाई शासन कहां चलता रहे? लाहौर में ही चलता रहे। भाई जैसे आपकी जॉब लगेगी तो आप क्या चाहोगे, होम स्टेट चाहोगे कि नहीं भैया हमको तो जो है युगांडा भेज दो? सबकी चाह होती है। तो लाहौर के सरदार ये तय करना चाहते थे कि भाई ये यहीं पर रहे, और लाहौर के सरदारों में से जो व्यक्ति है वहीं पर है, एक व्यक्ति आराम शाह। तो ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि आराम शाह ऐबक का पुत्र नहीं है। ठीक है, जर्नल किताबों में लिखा होता है ऐबक का पुत्र है, लेकिन आराम शाह के पक्ष में ये लोग हुए। दिल्ली के सरदार इस बात से खिलाफ हो गए। दिल्ली के सरदारों ने कहा नहीं, कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दिल्ली के सरदारों के पक्ष में हो। तो उस समय आपका यूपी में एक्टिव थे तो बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ और आपका बदायूं तक, ये सारे क्षेत्र जीत रखे थे उस समय तक इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश जो उस टाइम पे कमांडर था आपका कहाँ पर? बदायूं में। तो दिल्ली के सरदार किसके पक्ष में आ गए? इल्तुतमिश के। ये तो चाहते थे इल्तुतमिश बैठे, लेकिन लाहौर में क्योंकि कैपिटल थी तो इनको तो यहीं के यहीं पर काम करना है जहां पर पहले से राजधानी है, तो इन्होंने तुरंत जल्दबाजी में आराम शाह को गद्दी पे बिठाया। तो गद्दी पे कौन आया इसके बाद में? आप कहेंगे लाहौर के सरदारों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। इसकी डेथ होते ही, ऐबक की डेथ होते ही, और आराम शाह जो 1210 में शासक बना और 8 महीने तक शासक रहा, क्योंकि दिल्ली के सरदारों ने अपनी तैयारी कर ली और उन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं, इसको आपका चलते हैं और हराते हैं। तो लाहौर के सरदारों ने, क्योंकि ये पहले से कैपिटल के पास में थे, अब उन्होंने लाहौर के सरदारों ने जब आराम शाह को बुलाया तो इन्होंने इधर से बुलाया इल्तुतमिश, इल्तुतमिश अपनी सेना लेके जाता है तो, और एक वॉर लड़ा जाता है इनके बीच में। इनके बीच में एक वॉर लड़ा गया और उस युद्ध का नाम है वॉर ऑफ जूड। कौन सा? जूड का युद्ध इसको बोलते हैं, जूड का युद्ध।
दिल्ली के समीप लड़ा गया, वॉर ऑफ जूड इसको कहा गया, जिसमें क्या हुई, दिल्ली के सरदार इल्तुतमिश जो हैं, इसके पक्ष वाले लोग, इनकी विजय हो गई, ये इसको जीते। तो आराम शाह को क्या कर दिया गया, आपको पहले बंदी बना लिया गया, बाद में उसको मरवा दिया गया। तो आराम शाह याद रख लेना, इसका सिर्फ 8 महीने का शासन रहा। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है वो मैंने बता दिए, सिर्फ 8 महीने का शासन रहा। और किस वॉर में हराया गया है ये, ठीक है। तो अब आप कौन से पक्ष को मानेंगे, कि मैं आपसे पूछूंगा क्या आप अब इस बात को मानेंगे, मैंने आपको जो तर्क दिए, कि क्या ये ऐबक का पुत्र था, तो आप कहेंगे अगर ये सच में, एक दूसरा पक्ष और हम इस पर विचार कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे इतिहासकार ने कहा है कि उसकी 3 बेटी हैं, सिर्फ ताजुल मासिर को छोड़कर, यानी सिर्फ और सिर्फ हसन निजामी को छोड़कर। यहाँ पर दूसरा पक्ष आप देखेंगे कि अगर ये सही मायने में इल्तुतमिश का ये सही मायने में अगर ऐबक का बेटा रहा होता, तो जो सरदारों का संगठन था वो इसकी इतनी खिलाफत ना करता, कि भाई आपका उसके बेटे के खिलाफ इतनी खिलाफत हो जाती कि किसी का सीधा अटैक हो जाता और बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते। ओके, तो क्या बोलेंगे, इसके बाद में फिर गद्दी पर कौन आया, इसको सौभाग्य मिल गया, जूड के वॉर को जैसे ही जीता इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश गद्दी पर आ जाता है। इल्तुतमिश 8 महीने के